आप सभी जो जितने यहाँ पर डॉक्टर्स हैं उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ विरासती विकास के इस संवाद के कार्यक्रम में। आज हमने टिलकाम साहब का इंटरव्यू किया तो मुझे लग रहा था सिर्फ डॉक्टर ही हैं, लेकिन ये वक्ता भी हैं। सवाल सबसे बड़ा सर ये है कि अब कैसे देखते हैं, अगर विरासती विकास की बात करें हम, ये हमारा स्वदेश न्यूज़ का मंच है और यहाँ जो प्यार हमें मिला है तो निश्चित तौर पर यादगार रहेगा। इससे पहले हम कई कार्यक्रम कर चुके हैं और वहाँ पर डॉक्टर्स हमारी पहली प्राथमिकता होती है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग अगर समाज में आएगा तो वो संवेदनशील तो होता ही है, साथ में उसके साथ ये होता है कि उसको ज़िंदगी और मौत का वो संघर्ष तो उसके साथ हमेशा रहता है कि एक मरीज आता है उसके साथ तो वो उम्मीद लेके आता है कि हमें ये डॉक्टर साहब आए हैं और भगवान के बाद उन्हीं का नंबर आता है। तो विरासत से विकास की बात करें, चूँकि हम ये आपका जो पेशे की बात हम बाद में करेंगे, विरासत से विकास को कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम नारी शक्ति, क्योंकि ये यहाँ पर अकेली हैं और बकाया 3 पुरुष हैं, तो सवाल हम आपसे शुरू करते हैं। विरासत से विकास को कैसे देखते हैं? अगर हम बात करें मंडला की तो विरासत हमारी क्या है और विकास के लिए हम अंधाधुंध भागे जा रहे हैं। पेड़ों की कटाई, क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कितना बुरा हाल रहा हमारा, हम लोग एक एक ऑक्सीजन के लिए तरस गए, सिलेंडर के लिए तरस गए, कैसे देखते हैं? देखिए, विरासत से विकास की आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मंडला को, इस भूमि को माँ नर्मदा ने 3 तरफ से घेर रखा है मंडला आकार में, जिसके अलौकिक दर्शन हमें हर समय प्राप्त होते हैं। और उसी के लिए, क्योंकि वो संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ महाआरती का शुरुआत की गई है ना। ये 2005 से पहले इसको पिछले वर्ग में देखा जाता था, ये जिला बहुत पिछड़ा था, पर 2005 के बाद इसमें विकास इतने तेज़ी से बढ़ा कि आप हर क्षेत्र में देखेंगे विकास बढ़ते जा रहा है, खासकर चिकित्सा तो हम में। विरासत भूलते जा रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, मिलेट वर्ष चालू किया, वो तो यहीं की देन है। हाँ। डिंडौरी की है ना, तो वो यहीं की है। और फिर आप देखिए यहाँ पर नर्मदा जी को नमामि नर्मदा, जो साफ स्वच्छ कर रहे हैं नर्मदा जी को, वो भी विरासत को बचाने का एक कार्यक्रम है। और एक ये देखिए, रानी दुर्गावती जी का गढ़ रहा है, तो उनके किले और बावड़ी को भी बचाया जा रहा है धीरे धीरे। आप देखिए, टूरिस्ट और फॉरेनर टूरिस्ट एक्चुअली यहाँ बहुत बढ़ रहे हैं कोविड के बाद से। इसे विकास कहेंगे? क्यों नहीं है विकास? तो विरासत में इतनी अनादुंद कटाइयाँ हो रही मैम, उससे संरक्षण करने के लिए कुछ हो रहा है? देखिए, विकास जब होगा तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव भी है। तो कटाई तो होगी, लेकिन साथ ही साथ आप देखिए ना कि विकास भी बहुत तेजी से हो रहा है और विरासत को भी मेंटेन करते चल रहे हैं। चलिए, डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कैसे देखते हैं विरासत से विकास के इस कार्यक्रम को, और क्या लगता है विकास के कार्यक्रम बहुत सोच समझकर इसका विषय रखा गया है, जो कि एक सोचने वाली बात है। लेकिन मंडला जिले के लिए यहाँ पर विरासत भी है और विकास भी है। अगर आप दोनों तरीके से देखें तो हर चीज़ को यहाँ बचाया भी जा रहा है और बढ़ाया भी जा रहा है। जैसे रामनगर का किला एक टाइम में ऐसी स्थिति में पहुँच गया था कि अब वो कितने समय तक और जीवित रहेगा, वो जीर्ण होता जा रहा था। लेकिन उसके बाद फिर उसका पुनरुद्धार किया गया, फिर से वहाँ लोग जाने लगे। बीच में तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि वहाँ कोई जाना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब फिर से उसका उद्धार हुआ, लोग जाने लगे। बाकी सारी विरासतों को सजोया जा रहा है। जैसे मंडला ने लगभग सभी जगह मिलेट्स का प्रचार किया। यहाँ का आयुर्विज्ञान संस्थान जो है, जहाँ पे सारी औषधियाँ वगैरह मिलती हैं, जो यहाँ से भोपाल जाती हैं और भोपाल से टैबलेट्स के रूप में पैक होकर और फिर वापस सब जगह जाती हैं। बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आप टिलकाम साहब कैसे देखते हैं, जो कि आप उस विशेष वर्ग से आते हैं जहाँ पर एक बड़ा, अगर आदिवासी की हम बात करें तो एक बड़ा संस्कृति की धरोहर है ये मंडला, डिंडौरी, बालाघाट। तो आप चूँकि उस समाज से भी आते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ आपके समाज ने दी हैं। विरासत तो वही है, और विकास को कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, जब हम विरासत से विकास की बात करते हैं तो हमें कुछ अतीत में जाना पड़ेगा कि हमारे 8 दशक पूर्व हमारी विरासत क्या थी, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी रीति रिवाज क्या थे, हमारी परंपराएं क्या थी, हमारी बोली भाषा क्या थी, हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। जब वहाँ से हम तुलनात्मक अध्ययन अगर करते हैं तो आज कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस विकास में विरासत कहीं पिछड़ रही है, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं थी, जो रूढ़िवादी परंपरा थी, जो सामाजिक परंपराएं थी, आज कहीं ना कहीं वो पीछे रह गई हैं। उनको हम विकास के साथ नहीं जोड़ पाए, ये हमारी कमजोरी है स्वयं की।
क्योंकि मैं किसी शासन को या किसी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमने उन चीज़ों को छोड़ा इसलिए पिछड़ गए। हम उन चीज़ों को, उन परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को विकास के साथ नहीं जोड़ पाए, कहीं ना कहीं हम उनको भूलते गए। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हमारी विरासत कहीं ना कहीं पीछे छूटी है विकास के मामले में। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं? बड़ा इन्होंने हृदय से स्वीकार किया है कि हाँ, हम पीछे रहे हैं अपनी विरासतों को बचाने में। विरासत की बात करेगा ना, तो मेडिकल फील्ड इंडिया में जितना डेवलप हुआ था विरासत के मामले में, वो कोई विश्व में नहीं हुआ था। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट सुश्रुत ऐसे स्टूडेंट रह चुके हैं जो आज फादर ऑफ सर्जरी कहा जाते हैं। तो ऐसे कई साइंटिस्ट भारत ने दे चुके हैं, कई बड़े बड़े वेद भारत ने दे चुके हैं। बट अब पास्ट में अपनी हिस्ट्री में जाया जाए तो कई आक्रमणकारी आते गए, यूनिवर्सिटी अपनी यहाँ तबाह होते गई। फिर जाके अभी जो एलोपैथी का चलन आज भारत में चल रहा है, ये विदेश से आई हुई है, अपने यहाँ से एलोपैथी नहीं है। अपन तो आयुर्वेद में पढ़ा करते थे। बट आज भी आप देखेंगे गांव छोटे छोटे एरियाज में अभी भी कुछ ना हो छोटी मोटी बीमारियों का हल या उसके मेडिसिन हर एक व्यक्ति को पता होता है। आज भी इस क्षेत्र में, जैसे मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, आज भी हड्डी टूटती है तो वो व्यक्ति हड़जोड़ खाता है। अबे हड़जोड़ किसने बताया, किसने सिखाया? बट ये आज भी सभी लोगों को ऐसे ही पता है। अपन ने तो पढ़ा नहीं बट फिर भी पता है। तो ये अपन ने विरासत से सीखी हुई चीज़ है। अब वही हड़जोड़ की मेडिसिन कैलस करके अपने यहाँ पे मेडिसिन भी मिलती है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वही से यहाँ से जाती है, पैक होती है पूरे देश में, फिर वही टैबलेट के रूप में आती है। हम मगर कहीं ना कहीं अपन पिछड़ चुके हैं अपनी विरासत को मेंटेन करने में। ये बात भी अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि हम एक्सेप्ट करके हम वहीं पे शांत है। आज के दिन दुगना रात चौगना अपन ट्राई कर रहे हैं इसमें, और अपन डेवलप कर भी लेंगे। हम कैसे देखते हैं? आपको पूरी देश दुनिया लाइव देख रही है, आप साहब सामने देख रहे होंगे। हम आपसे फिर एक सवाल पूछते हैं, इस विरासत को के विकास की दौड़ में विरासत को बचाया कैसे जाए? यही स्वदेश न्यूज की मुहिम है और हम इसलिए छोटी छोटी जगह जा रहे हैं। अगर हम बड़ी जगह जाते तो शायद हमारा कुछ निश्चित तौर पे कहीं आर्थिक लाभ भी हमें होता, लेकिन मंडला में हम इसलिए आए हैं कि विरासत यहाँ पर बहुत है और उसका शोषण भी हुआ है, दोहन भी हुआ है। नारी शक्ति होने के नाते, चूंकि आप एक उस प्रोफेशन से आती हैं जहाँ एक आप लोगों की जीवन भी बचाती होंगी, लेकिन कहीं नहीं, अगर हम संस्कृति को बचाते हैं, अगर हम साथ में समाज को बचाते हैं, अगर हम कहीं ना कहीं अपने प्रकृति को बचाते हैं, तो वो भी एक नेक काम है। कैसे देखती, कैसे क्या करना चाहिए? क्या आपका सुझाव है सरकार के लिए? क्योंकि हमारी मॉनिटरिंग निश्चित तौर पर सरकार भी करती है जब हम टेलीविजन चला रहे हैं। तो क्या सुझाव है? पहली पाठशाला तो घर होता है, तो हर माँ को अपने बच्चे को सिखाना चाहिए कि कैसे विरासत और संस्कृति को बचाया जाए, प्रकृति को हानि न पहुंचाया जाए और उसके साथ साथ जीवन जीना सीखें। विकास का मतलब ये नहीं होता कि हम हमारे पास जो विरासत है उसको ख़राब करें और आगे बढ़ें, उसके साथ हमें ढलना आना चाहिए। तो ये सब हमें सिखाना पड़ेगा, जो हमको स्कूल के एजुकेशन में भी डालना चाहिए। जैसे हमारी जो हिस्ट्री है, हम लोग को मुग़ल हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन भारतीय हिस्ट्री तो किसी को पता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ की रानी है, रानी दुर्गावती जी, उनका गढ़ है ये, तो उनके बारे में भी जानना बच्चों के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो ये सब घर से और स्कूल एजुकेशन से चालू करना चाहिए। मिलेट है, फास्ट फूड मत खाइए, मिलेट खाइए। ये डॉक्टर की राय है? बिल्कुल राय है। फास्ट फूड खाने से खाली हेल्थ खराब नहीं होती है, जो अपना ओरल है ना, ओरल भी खराब होता है। आजकल आप देखेंगे लोगों के दांत खराब हो रहे हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, ये सब फास्ट फूड खाने के कारण। सॉफ्ट डाइट जो होती है ना, ये हर चीज बर्बाद करती है। तो मिलेट खाइए ना, मिलेट से हर चीज बन सकती है। विरासत से ही आती है। विरासत से आती है। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं? आपकी जो गृहिणी है उन्होंने बड़ा अच्छा एक कहा कि, और चूंकि डॉक्टर हैं तो अपने पैसे को भी उसमें बीच में ला दिया और लोगों को सुझाव भी दे दिया कि भाई मिलेट खाइए, ये मत खाइए। कैसे संरक्षित किया जाए इस विकास की दौड़ में विरासत को? देखिए, विकास जो है वो उसको अपने मस्तिष्क में रख के आगे बढ़ना चाहिए और विरासत को अपने हृदय में रख के आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सही। अगर आप विकास को मस्तिष्क में रख के आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, और आपके हृदय में अगर आपकी विरासत है तो आप हमेशा उससे जुड़े रहेंगे, कभी आप उससे टूट नहीं पाएंगे। मेरा विचार है कि अगर आदमी इस सोच से आगे बढ़ता है तो उन्नति भी करेगा और अपनी पुरानी चीज़ों को क्षति भी नहीं पहुंचाएगा, और वो विकास भी करता जाएगा और सारी चीज़ों को बचाता भी जाएगा, प्रकृति प्रेम भी करेगा, सब कुछ करेगा।
चलिए डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं, कैसे संरक्षित किया जाए? क्योंकि आपकी बेसिक जिम्मेदारी है, आप उस समाज से भी आते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि उस, चूंकि मैंने देखा आदिवासी जाति हो, आदिवासी जनजाति हो, भील जाति हो, आपको जल जंगल जमीन का अभिभावक कहा जाता है, सबसे बड़े आप संरक्षक कहे जाते हैं। और यही विवाद शायद जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है कि उनने कहा कि जंगलों का दोहन हो रहा है, तो उन्होंने अपनी विचारधारा अपना ली कि यहाँ कोई नहीं आएगा। क्योंकि अब निश्चित तौर पे वो कुछ काम ऐसे भी कर देते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता तो थोड़ा सा हमें लगता है कि हाँ, विकास के नाम पर दोहन नहीं होना चाहिए। तो क्या जिम्मेदारी आपको लगता है, कैसे इसे ठीक किया जाए? बिल्कुल सही। एक चीज़ तो डॉक्टर राणा ने जैसा कहा कि विरासत को हमको हृदय में आत्मसात करना पड़ेगा, तो ये इस चीज़ को मैं भी स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं हम हृदय से जोड़ के रखेंगे तभी उस चीज़ को आगे ले जा पाएंगे। जहाँ तक विरासत से विकास की बात है, बहुत सारी चीज़ें हमारी विरासत में ऐसी हैं, जैसे मैं बात करूँ सांस्कृतिक चीज़ों की, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम आज की डेट में 26 जनवरी 15 अगस्त में ही देख पाते हैं। इनको हम रूटीन में नहीं ला पाए। उनसे एक मनोरंजन का कार्य तो होता ही, साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलता और उसकी एक पहचान भी बनती देश में, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें पीछे छूट गई। अब अगर मैं दूसरी विरासत की बात करूं, तो जो हमको विरासत में हमारी ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर मिले, उनको हम कहीं ना कहीं समय से सहेज नहीं पाए, उनको एक टूरिज्म से हम जोड़ नहीं पाए। जो कि एक बहुत अच्छा, मंडला की बात करूं तो बहुत ऐसे स्थान हैं जो पुरातात्विक धरोहर हैं जो खंडर बन गए हैं, लेकिन उन पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन समय से ध्यान नहीं दिए गए, तो आधे से ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उनको एक टूरिज्म के में जोड़कर उससे एक व्यवसाय उत्पन्न हो सकता था, लोगों को एक जरिया मिल सकता था। इसी तरह अगर जल जंगल ज़मीन की बात करूं जो हमको विरासत में मिले, उनसे कई प्रकार की हमको फसलें मिलती हैं, कई प्रकार के उससे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिससे एक जो आदिवासी लोग हैं जो जंगलों के किनारे निवास करते हैं, उनके एक व्यवसाय का एक साधन था, वो कहीं ना कहीं नष्ट हुए। तो इन चीज़ों को जो अभी जो नष्ट हो गए उनकी बात ना करें, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको हम अगर सहेज के रखते हैं तो निश्चित तौर पर एक विकास के साथ सहभागी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और शायद मैं ज़्यादा फेस टू फेस आपसे परिचय नहीं हूँ, चूँकि आप हमारे मंच पर आए तो मैं आपका आभारी हूँ, हमारा चैनल आपका आभारी है। सवाल यह है कि अभी जैसे इन्होंने कहा कि दिल में रखो, दिमाग में विकास, दिल में विरासत, और डॉक्टर साहब का कहना है, इनका कहना है कि साहब 15 अगस्त 26 जनवरी पे नहीं भाई, आम दिनों में भी करो ना, क्यों दिखावा क्यों करना? तो आपको क्या लगता है कि ये दो जो आपके सहयोगी हैं, आपके साथी हैं, डॉक्टर्स ये भी हैं, और डॉक्टर्स को बुलाने का एक रीज़न ये भी था कि वो सोचते बहुत हैं, एजुकेटेड होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो समाज हित में सिर्फ काम भी करेंगे बात करने के साथ साथ। नेताओं को मैंने बहुत सारा किया है, यहाँ बोल के चले गए, आपने देखा भी होगा क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन आप जो यहाँ बोल के जाएँ तो संरक्षण और ये कोशिश भी करें कि उससे स्वतः पालन करें और लोगों से इस काम के लिए उन्हें प्रेरणा दें। जैसे इन्होंने कहा कि 15 अगस्त 26 जनवरी पे नहीं होना चाहिए, इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं दिल में ये सब रखना चाहिए। आपकी क्या राय है? नहीं, मैं सर दोनों सर से काफ़ी पूरी तरह सहमत हूँ। एक्चुअली ये अपन ने डेली रूटीन लाइफ में ही लाना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक इवेंट्स या फंक्शंस रहते तभी ये चीज़ें फॉलो करना चाहिए। और ये तब होगा, जैसे मैम ने भी बताया था कि ये अपना एजुकेशन करिकुलम में लाना चाहिए, तो बेसिक वहाँ से स्टार्ट होता है। अपन ABCD जब तक नहीं सीखेंगे तब जाके सेंटेंस नहीं बना सकते। एग्जैक्ट वैसा ही हमें ये प्राथमिक एजुकेशन में देना होगा। अगर शुरू से ये चीज़ें हम बताएंगे, बच्चों से स्टार्ट करेंगे, तो यही चीज़ें आगे चल के अपन प्रिजर्व करेंगे। मुझे लगता है इससे बेहतर और क्या सोल्यूशन होना चाहिए। हमारे साथ ये डॉक्टर्स की टीम यहाँ है और हम अपने आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि पूरा देश आपको, दुनिया आपको देख रही है। और जैसे ही मैम ने बोला कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर्स की राय है। एक छोटा सा हम आपसे, एक चूँकि समय अभाव है, समय हमारा हो रहा है, हमें लगभग 2 घंटे कंटिन्यू लाइव को हो गए हैं, एक छोटी सी आप सलाह दे दीजिए, एक छोटी सी अपील लोगों से कर दीजिए कि वो अपने बच्चों को कैसे उनका स्वास्थ्य मेंटेन रहे उनका, और साथ साथ में विरासत के साथ साथ विरासत कैसे सीखें। एक छोटा सा कमेंट आप दे दीजिए। पहले तो हेल्थ की बात आती है, तो बच्चों को अपन घर का भोजन खिलाएं, बाहर का नहीं। उनको जो भी खाना है, आज की तारीख में मिलेट की जैसे फिर से बात करेंगे तो उसका है, कटहल का है, इन सब का अब आटा बनने लगा है जिससे कि केक, कुकीज सब बनती है। तो बच्चों के मन का भी हो गया और हेल्दी भी हो गया। हाँ, चूँकि आप माँ भी हैं तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट भी आपके किए होंगे कि बच्चे। एक्सपेरिमेंट नहीं है ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, इंटरनेशनल। हम लोग का दुर्भाग्य है कि भारतीय
मार्केट में इन सबको इतना बढ़ावा नहीं देता। इंटरनेशनल मार्केट में ये दुगने चौगने दाम पर बिक रही हैं। यही चीज है हमारे एक यहाँ ही की। लक्ष्य है कि बच्चों को अगर बिल्कुल स्वस्थ रखना है तो इससे दूर घर रखें। का खाइए, आप बाहर का खाते ही क्यों हैं? आप मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ, क्या आपकी सलाह है आखिरी ये आपका देखिए, मेरी सलाह ये है कि बच्चा 5 साल से कम अगर छोटा है और अगर आप उसका पूरा डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसको ग्लूटेन फ्री डाइट दीजिए और शुगर फ्री डाइट दीजिए। अब जितना बच्चे को आप शुगर दोगे उतना ज़्यादा उसके ब्रेन का डेवलपमेंट कम होगा, बॉडी का डेवलपमेंट कम होगा। आजकल जैसे मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई नारी शक्ति को। सबसे पहले आप बोलिए एक आप तीनों डॉक्टर से कभी भी आप चाहें तो आप सवाल ले सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बताइए। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिम्स होते हैं, हाँ। वो लोग उर्दू सिखवाते हैं बच्चों को बचपन से। हाँ। हम हिंदुओं ने अपनी संस्कृति, वेद या संस्कृत के श्लोक बंद कर दिए। तो हमारे यहाँ भी तो इतने पंडित हैं, हम लोग क्यों नहीं सैटरडे संडे 1-1 घंटे की क्लास लगाते अपने घर में अपने ही बच्चों को सिखवाने के लिए? श्लोक वगैरह सीखने के लिए उससे हमारी संस्कृति भी बचेगी और विरासत भी हमारी जिंदा हो जाएगी। चलिए अब डॉक्टर साहब को कुछ फटाफट थोड़ा सा दीजिए क्योंकि समय अभाव है। तो जितना शुगर फ्री डाइट रखेंगे, आजकल पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को 1 गिलास दूध देते हैं उसमें बॉर्नवीटा या कुछ मिला दिया तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ। जबकि उनको पता नहीं है कि अगर हम मिल्क में कोई भी शुगर आइटम मिलाएंगे तो उससे सिर्फ बेबी का वेट बढ़ेगा, उसका डेवलपमेंट नहीं क्या होगा, बात है। क्योंकि उसका कैल्शियम तो आपका खराब चाइल्ड हो गया। स्पेशलिस्ट है? हाँ? चाइल्ड स्पेशलिस्ट है? नहीं, मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। जिन बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत रहते हैं तो मेरा बच्चों से ज़्यादा पाला पड़ता क्या है। बात है। तो मैं उनकी ओवरऑल ग्रोथ देखता हूँ, क्योंकि ऑर्थो में ग्रोथ ही मेन है कि क्या ट्रीटमेंट करना है क्या नहीं करना है। तब उसी से पता चलता है कि इस बच्चे के साथ क्या कमी रह गई, कि इसके दांत खराब हो गए या इसके जबड़े का साइज़ बहुत छोटा रह गया। क्योंकि आप बच्चों को जितना कड़ा खाने को दोगे उतनी अच्छे से उसकी बॉडी का डेवलपमेंट होगा। सर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि समय अभाव है? बिल्कुल, मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेश फूड ही खाना चाहिए, घर में बनी हुई चीज़ खाना चाहिए। पैक्ड फूड का और रेडीमेड फूड को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। यही एक सोल्यूशन मुझे लगता है कि घर में जो ताज़ा मिले वही खाएं, बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं। डॉक्टर चेतन सर? फ्रेश प्रिपेयर्ड फूड ही सबसे बेस्ट है। यहाँ तक कि पैक्ड फूड या फिर स्टोरेज फूड रहता है वो सब यूज़ करने लायक रहते ही नहीं है एक्चुअली। क्या है? निश्चित तौर पे हम ये डॉक्टर की टीम हमारे साथ है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन से हमें जानने का मौका मिला, इनसे बात करने का मौका मिला और साफ तौर पर जिस तरीके से ये बात की जा रही है, बार बार बात की जा रही है कि विरासत से विकास के नाम पर हम बराबर कहीं ना कहीं बराबर दोहन हमारा होता चला जा रहा है। तो साफ तौर पर आज जो टीम हमारे साथ है और इनका ये जो सलाह इन्होंने दी है, अपील की है, वो निश्चित कहीं ना कहीं मार्क की जाएगी। और यहीं इसी कार्यक्रम में आज हमारे साथ ये लोग थे और आज का कार्यक्रम यहीं हमारा समाप्त होता है। अब हम विरासत से विकास का जो कार्यक्रम है अब समाप्ति की ओर है और जिस तरीके से हम मंडला में यहाँ आए हों, मंडला का जो प्यार हमारी इस टीम को मिला है, हमारी स्वदेश टीम को मिला है, वो कहीं ना कहीं हम यादगार रहेगा। एक बार फिर मंडला के सभी प्रबुद्धजनों को, यहाँ के नागरिकों को माँ नर्मदे को प्रणाम करते हुए हम यहाँ से हम अपने कार्यक्रम को एक बात हम अपने कहेंगे, माँ नर्मदा की लोग दिखाएं जो हमारे यहाँ दर्शक हैं। अगर जरा सा भी दिख रहा हो, अगर चूँकि अंधेरा यहाँ ज़्यादा हो रहा है, अगर ये ऐसा लग रहा है कि माँ नर्मदे, जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं वो हमारे टेलीविज़न के माध्यम से माँ नर्मदा के दर्शन कर सकते हैं। साफ तौर पर देखेंगे माँ कल यहाँ पर बह रही हैं और ये एक कहावत भी है, जल तरंग सर्वदे नमामि नमामि नर्मदे। यही स्लोगन के साथ माँ नर्मदे के आप दर्शन करिए और नर्मदा माता के आशीर्वाद से आज हम लोग आए। और हमारा सौभाग्य है, स्वदेश न्यूज़ का बड़ा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पर नर्मदा के किनारे माँ के किनारे उनकी आंचल में हमें कार्यक्रम करने का मौका मिला है और निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।